वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया है और कहा है कि जो है फिलहाल के लिए कुछ बिंदुओं पर रोक लगाया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ये जो हमारा वक्फ संशोधन अधिनियम आदरणीय मोदी सरकार लेकर आई, उसको उन्होंने माना कि ये संविधान और न्यायपूर्ण है और ये कानून बहुत अच्छा है, और उस कानून को उन्होंने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। 3 बिंदुओं पर उन्होंने रोक लगाई है और उस पर भी आगे विचार और विमर्श होगा और उस पर देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता लोग गए थे जो कह रहे थे कि साहब ये कानून नहीं आना चाहिए और इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है और जैसे पहले कानून था वैसे ही रहना चाहिए, तो पहले आपने लूट का कानून बनाया था ना। 2013 में कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट लाकर अपार शक्तियां अपने वक्फ बोर्ड को दी थी और उसके चलते नाजायज तरीके से लोगों ने सब वक्फ की जमीनें अर्जित की, बेच बाच के किनारे की, तो उससे गरीब पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ और आप जैसे लोगों का भी नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे तमाम हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टियों को भी किसी ने दर्ज कर दिया वक्फ में, तो वो भी किसी फोरम पे अपनी अपील नहीं कर पाते थे। तो इस कानून में सारे प्रोविजन दिए गए हैं। तो हमेशा कानून देश हित के लिए लाया जाता है, जनहित के लिए लाया जाता है, निजी स्वार्थों के लिए नहीं लाया जाता है। तो ये अमेंडमेंट जो आदरणीय मोदी सरकार लाई है, ये वैसे ही आप मानकर चलिए कि देश हित में जैसे धारा 370 हटाना समाप्त। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कल भारत ने पाकिस्तान को अ, हरा दिया क्रिकेट मैच में, इसको आप कैसे देखते हैं? भारत की टीम बहुत अपने आप में विश्व स्तर पे उसकी कोई बराबरी नहीं है, और पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम का और हमारी टीम का कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व चैंपियन टीम है, इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में भी चैंपियन होगी, और जब जब इस तरह के मैचेस होंगे उसमें भारत चैंपियन होगा किसी भी टूर्नामेंट में, क्योंकि हमारे पास में प्रतिभाएं बहुत ही लाजवाब, और उनके जो हमारे यहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं उनको लेकर भी देखा है आपने। अब अगर आप इस मैच को लेकर कोई बात कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि पूरे इस एशिया कप में भारत के बराबर की कोई भी ना टीम है और ना ही किसी से मैं तुलना कर पाऊंगा, क्योंकि भारतीय टीम बहुत अलग है और वो विश्व की बेस्ट टीमों में आती है। पहलगाम में जिस प्रकार से भारतीयों को मारा गया, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर जब ये मैच होने की बात आई तो देश में कई जगह विरोध दर्ज कराया गया, कहा गया कि हम पाकिस्तान से हमको नहीं खेलना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह की गतिविधियां और जिस तरह से वहां पे आतंकी अड्डे बने हुए हैं, जिनको अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने नष्ट किया, एयर स्ट्राइक से भी पहले भी और सर्जिकल स्ट्राइक से भी आतंकियों को खत्म करने का काम भारत की सेना ने किया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हमारे किसी भी तरह के कोई रिश्ते पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये एक एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जब होता है तो उसमें भारत भी उस काउंसिल का एक सदस्य है, और वहां अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसमें एशियन कंट्रीज की टीमें हैं, तो भारत की टीम भी जाती है वहां पर। तो भारत की टीम का मैच पाकिस्तान से पड़ गया, हम कोई उनके साथ सीरीज नहीं खेलते हैं, उनके साथ हमारे कोई दोस्ताना रिश्ते नहीं है कि हम आपके साथ में वनडे सीरीज खेल लें या आपके साथ में टेस्ट सीरीज खेलें या कोई कारोबारी हमारे सिलसिले हों। बिल्कुल भी हमारे कोई डायलॉग्स नहीं है। इसीलिए आपने देखा कल हमारे खिलाड़ियों ने उनसे हाथ मिलाना भी बेहतर नहीं समझा, क्योंकि जब तक के आप अपनी उन गतिविधियों को नहीं बंद करेंगे, जब तक के आपके यहाँ ये आतंकी नर्सरी नहीं खत्म होगी पाकिस्तान में, तब तक आपसे बात करना बेकार और व्यर्थ है। इसलिए हमारे खिलाड़ियों ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है, अगर जिस प्रकार के वर्तमान में भारत में हालात हैं, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है जो नेपाल में हुआ है, उसी तरह से भारत के भी युवा सड़कों पे आ सकते हैं। ये उनकी अपनी निजी कल्पना हो सकती है। हमारा देश संस्कारी देश है, और हमारे देश का एक एक नागरिक अपने देश के लिए समर्पित रहता है, और वो अपने देश की क्षति कभी नहीं चाहता। ये इस तरह की विचारधारा के अगर नेता हमारे देश में हैं, तो ऐसे ही नेताओं से बचने के लिए लोगों ने उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस संस्कृति की पार्टी है कि जो वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। तो इसलिए ये इस तरह की विचारधारा नहीं होना चाहिए किसी की, और खास करके अगर आप देश में हैं और एक ऐसी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के आप अपनी
अध्यक्ष हैं, तो उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये इन बातों का असर आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ता है और वो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और मेरी राय भी यही है कि इस तरह की बातें हम सबको नहीं करना चाहिए। हम अपनी हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं राजनीतिक, लेकिन हमारे अंदर कोई मनभेद नहीं है। हमारे मतभेद हैं, वो भी वैचारिक हैं। कुंठा गवाह नहीं है। देश को लेकर हम सब एक हैं और देश हित में हम सब एक हैं। बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और जो है राहुल जी के मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। प्रधानमंत्री को उन्होंने उल्टा सीधा कहा, देश को उल्टा सीधा कहा, बाहर जाकर विदेश में गाली गुफ्तारी, किस किस तरह की बातें नहीं की गई हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। और अब बचा खुचा कि उनकी माता जी का स्वर्गवास हो चुका है, अब उनको भी लाकर आप सामने इस तरह की ओछी राजनीति पर आ गए हैं। इसीलिए देश की 142 करोड़ जनता ने उनको निकाल फेंका है। अब वो आने वाले नहीं है सत्ता में। आदरणीय मोदी सरकार पे सबको पूर्ण विश्वास है और जिस तरह से आदरणीय मोदी सरकार काम कर रही है, वो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं ला रही है, देश को विकास की तरफ ले जा रही है, देश को सुरक्षित रख रही है। तो ये अपने आप में सबने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है कि आदरणीय मोदी जी इस वक्त विश्व के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता बन के उभरे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया है और कहा है कि जो है फिलहाल के लिए कुछ बिंदुओं पर रोक लगाया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ये जो हमारा वक्फ संशोधन अधिनियम आदरणीय मोदी सरकार लेकर आई, उसको उन्होंने माना कि ये संविधान और न्यायपूर्ण है और ये कानून बहुत अच्छा है और उस कानून को उन्होंने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। 3 बिंदुओं पर उन्होंने रोक लगाई है और उस पर भी आगे विचार और विमर्श होगा और उस पर देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो याचिकाकर्ता लोग गए थे जो कह रहे थे कि साहब ये कानून नहीं आना चाहिए और इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है और जैसे पहले कानून था वैसे ही रहना चाहिए, तो पहले आपने लूट का कानून बनाया था ना। 2013 में कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट लाकर अपार शक्तियां अपने वक्फ बोर्ड को दी थी और उसके चलते नाजायज तरीके से लोगों ने सब वक्फ की जमीनें अर्जित की, बेच बाच के किनारे की, तो उससे गरीब पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ और आप जैसे लोगों का भी नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे तमाम हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टियों को भी किसी ने दर्ज कर दिया वक्फ में, तो वो भी किसी फोरम पे अपनी अपील नहीं कर पाते थे। तो इस कानून में सारे प्रोविजन दिए गए हैं। तो हमेशा कानून देश हित के लिए लाया जाता है, जनहित के लिए लाया जाता है, निजी स्वार्थों के लिए नहीं लाया जाता है। तो ये अमेंडमेंट जो आदरणीय मोदी सरकार लाई है, ये वैसे ही आप मानकर चलिए कि देश हित में जैसे धारा 370 हटाना, समाप्त करना जरूरी था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया। ऐसे ही ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम बहनों की पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी पड़ी हुई थी, उसको उसके विरोध में हम कानून लेकर आए और उनको आजादी दी, तो सब मुस्लिम बहनों ने स्वागत किया उसका। ऐसे ही तमाम हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस कानून से वो बहुत आच्छादित होंगे, उनका कल्याण होगा, उनका विकास होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, पारदर्शी व्यवस्था होगी। तो इस कानून को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है और बाकी 3 बिंदुओं पर जिस पर रोक लगाई है, उस पर आगे जिस तरह के जवाब होंगे वो दिए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हार है उन लोगों की, याचिकाकर्ताओं की, जिन्होंने ये कहा था कि ये कानून नहीं लागू किया जाना चाहिए और ये पूरे तरीके से शरिया का मामला है। नहीं, बोर्ड जो है वो संवैधानिक होता है। जो वक्फ डीड होती है वो शरिया का कानून मान सकते हैं कि उसमें जो विल है वो शरिया का कानून में आती है, लेकिन जो उसका प्रबंधन होता है वो हमारे देश के कानून से चलता है। इसलिए वहां पर जो 3 सदस्यों की छूट दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप गैर मुस्लिम भी 3 उसमें आ सकते हैं, तो ये भी अपने आप में हम इस बात को लेकर हमारी ही सरकार चाहती थी, क्योंकि अगर आपका मामला मान लीजिए आराम किशन को कोई मामला है, तो उसको हल करने के लिए आपके समाज के अगर 3 लोग होंगे वहां, तो वो उस बात को कह तो सकेंगे ना बोर्ड में। तो इसलिए बोर्ड में और परिषद में जो काउंसिल है, वक्फ काउंसिल, उसमें लाने के लिए जो बात कही, तो उस बात को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका नहीं, बल्कि ये कहा कि इसमें 3 से ज्यादा सदस्य ना रखिएगा। तो खत्म बात हो गई। तो हमारी तो बात वही है कि जो जनहित की बातें थी उस बात को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना और इसीलिए हम उसका स्वागत करते हैं। ये बात भी आ रही, कहीं ना कहीं उनकी भी जीत दिखाई पड़ रही है इसमें कि किस बात की जीत दिखाई दे रही है? उन्होंने जो जो बातें कही वो तो सीधी तौर पे खारिज कर रहे थे कि ये कानून ही नहीं आना चाहिए।
भाई जो आदरणीय मोदी सरकार कानून लेकर आई है, 2025 का अमेंडमेंट लेकर आई, इसी को लेकर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या और तमाम लोगों ने, याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका लगाई थी, तो अगर आपकी याचिकाओं में दम होता और आपकी याचिका सही होती और ये कानून गलत होता तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह देता ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो साफ कहा कि ये कानून बिल्कुल ठीक है, इसमें 3 बिंदु हैं, इस पर हमने आपसे कहा है, इसको हम गौर करेंगे और जो उन्होंने निर्देश दिया होगा उसके अनुपालन में हम लोग आगे काम करेंगे। धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो ये थे मुंशी रजा जी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।